हेलो स्टूडेंट्स। सीएस एग्जीक्यूटिव में हम सेकंड सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, ये इसके ऊपर हमारे को पूरा एक सब्जेक्ट दे दिया सीएस इंस्टीट्यूट ने। अब ये सब्जेक्ट क्यों दिया, क्यों है इसका आगे, इसके अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 12 चैप्टर्स हैं। as per our module we have at least 12 chapter। सो एक ही चैप्टर हम आराम से इसको लेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में तो समझना पड़ेगा, वो क्यों है, एक्चुअल में वो सब्जेक्ट क्यों आ रहा है हमारे पास, हमें उसको क्यों पढ़ना है, उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ कॉस्टिंग। जो आपके मॉड्यूल में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन चैप्टर, उसके आपकी अप्रोक्सीमेटली 2 वीडियोस बनेगी। फर्स्ट फॉर अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग एंड सेकंड विल बी द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, वी रिलेट बोथ थिंग्स विथ ईच अदर। क्यों कॉस्टिंग की जरूरत है, क्यों उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ हमें रिलेट करने की जरूरत है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। उसके अलावा ये अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आपका फर्स्ट चैप्टर है, ऑब्वियसली बात है नए रजिस्टर्स आए हैं, है ना। बिल्कुल 1-2 पेज तो आगे के छोड़ दो रजिस्टर के। क्यों, सबसे पहले तो एक आपका इंडेक्स बनेगा। क्यों इंडेक्स बनाओगे, जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग फॉर एग्जांपल, इसमें आपकी 2 वीडियोस लगी तो आप वहां पे साइड में एक कॉलम बनाओ वीडियोस का कि इसमें आपकी 2 वीडियोस लगी। ठीक है, उस तरीके से आप प्रॉपर एक इंडेक्स भी प्रिपेयर करना। ओके, देन आपको 3 तरह के पेन यूज करने की जरूरत है, क्योंकि देखो जितने अच्छा आप नोट्स बनाओगे उतना इजी रहेगा आपको एग्जाम टाइम में। ठीक है, बेसिकली मैं तो ये मानती हूँ हमारे जो रजिस्टर जिस तरह से हम मेंटेन करते हैं वो ही हमारा रिजल्ट बता देते हैं। ठीक है, मेरा मानना तो ये। तो 3 तरह के पेन यूज कर लेना, एक पेंसिल यूज करो। बिल्कुल कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जानती हूँ, नहीं मैम 3 पेन यूज करेंगे, पेंसिल यूज करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। मैं समझती हूँ टाइम लगेगा, क्या हो गया टाइम लगेगा, रिजल्ट के चांसेस तो बढ़ जाएंगे, पास होने के चांसेस तो इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इंडेक्स बना लो, एक आधा पेज और छोड़ दो। कभी क्या होता है हम लास्ट टाइम के अंदर कुछ हमें पीटीआर लिखने हैं, जब हम पढ़ते हैं चैप्टर को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उसको फिर हम लास्ट में बैक में लिखते हैं या पेजेस को फोल्ड करते हैं ऊपर से कि हाँ हैंड टाइम में हमें समझ आ जाए। वो चीज ना करके हम आगे के ही 2-3 पेज छोड़ दें, उसके बाद एक ब्रॉड हेडिंग लिखो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ कॉस्टिंग। मैम ये तो थ्योरी है, हम तो नहीं पढ़ना। नहीं, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर कुछ भी रिलेट करना बहुत डिफिकल्ट है कि किसमें से कितना आएगा। कभी कभी तो इस चैप्टर में से नियर अबाउट 15 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई ये सोच रहा है कि हाँ चलो हम एग्जाम से 15 दिन पहले वापस से वीडियो देख लेंगे या कुछ छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं, नहीं, जो जो मैं आपको लिखवा रही हूँ प्लीज उसको प्रॉपरली लिख लो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ऐसे शॉर्ट में लिख लो, ये लिख लो बस। मैं और ये चीजें मैं आपको बेसिकली हर लेक्चर में दूंगी कि जितना अच्छा लिखोगे, जितना प्रॉपरली उसको राइट डाउन होगे अपने साथ, उतना ही अच्छा माइंड में वो सेट हो जाएगा, उतना ही अच्छा आपको प्रॉपरली रिवाइज भी होगा। ओके, सो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ओके, सबसे पहले आपने जहां पे हेडिंग लिखी है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, उसके नीचे लिख लो स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करना है। ओके, फर्स्ट क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी करेंगे, क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्या है कॉस्ट को किस तरह से हमने क्लासिफाई किया है। ठीक है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के मेथड्स क्या है, टेक्निक्स ऑफ अ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की टेक्निक्स क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे हम अकाउंट्स में स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
एंड जैसे हम ऑडिट में स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, क्या है स्टैंडर्ड्स? स्टैंडर्ड्स इज नथिंग, बस ये है कि आपको किस तरह से उसको फॉलो करना है। जैसे हमारे इंडियन कंट्री के अंदर जैसे लॉज बने हुए हैं, हम लॉज के परे तो नहीं जा सकते, वही है कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरह से उनको हमें यूज करना है जब हम कॉस्टिंग करते हैं, पर्टिकुलर हर एक चीज के ऊपर एक स्टैंडर्ड। ओके, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन क्यों हुआ, क्या जरूरत थी, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन के अंदर क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आई, ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का एक स्टडी ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं विथ आवर इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब जहां पे आप लोगों ने स्टडी ऑब्जेक्टिव लिख के ये पॉइंट्स लिखे, गलती से भी इंपॉर्टेंट टर्म नीचे स्टार्ट मत कर देना। अरे मैम आधा पेज खाली है, कोई बात नहीं, खाली रहने दो, ठीक, नेक्स्ट पेज करो और वहां पे लिखो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके बाद लिखो यहाँ पे ए बी सी एंड डी, और डी के बाद क्या करोगे, बुलेट्स डालोगे वाले, कि हमारे को इससे समझ आता है कि हमें 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स करनी है और ये इसकी ये वाली फॉलोइंग टर्म्स है, ठीक है, दिस इज आवर इंपॉर्टेंट टर्म्स का पॉइंट, ये हमारा ये है, फर्स्ट करके देखो, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट 4 तरीके से डिवाइड हो जाएगा, फिर कॉस्ट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, ठीक है, दिस इज आवर इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज हम कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट को हम कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। हाँ जी बिल्कुल, जहां पे आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स का पॉइंट लिखा है उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ दो, उसके बाद आप फर्स्ट से स्टार्ट कर दो, ए दैट इज अ कॉस्टिंग। ओके, सो कॉस्टिंग क्या है, अब करो इसे, इट इज अ टेक्निक ऑफ ascertaining the cost. What do you mean by ascertaining? जांचना और पता लगाना। हाँ मैम, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होता है, आप तो हिंदी लिखा दो। हाँ, असर्टेनिंग जिसको मीनिंग पता है कोई बात नहीं, इसके ऊपर पेंसिल से लिख लो, पता लगाना या जांचना। कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग एक तरह की टेक्निक है जिससे हम कोई कॉस्ट को पता लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज का, पेन बन रहा है, पेंसिल बन रही है, कैसे हम उसकी कॉस्ट पता लगाएं, उसके लिए हमें क्या करना जरूरी है, दैट इज अ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग करना जरूरी है, तभी हम पता लगा पाएंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय अ टेक्निक, टेक्निक का मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स प्लस रूल्स, टेक्निक मीन्स अ प्रिंसिपल प्लस रूल्स, दैट इज क्या है। अब मैम ये प्रिंसिपल और रूल्स बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना प्रिंसिपल और रूल्स, क्या होता है प्रिंसिपल, टेक्निक मीन्स अ प्रिंसिपल प्लस रूल्स, दैट मीन्स कि एक प्रॉपर एक हम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और जो उस रूल्स के अकॉर्डिंग है हम उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट पता लगाएंगे, दैट इज आवर स्टैंडर्ड्स, जो कॉस्टिंग के हमने स्टैंडर्ड्स बताए हैं, ठीक है, दैट इज आवर कॉस्टिंग, ये हमारा कॉस्टिंग का मीनिंग है। इट इज अ टेक्निक ऑफ ascertaining the cost, एंड प्लीज कोशिश करो जिस तरीके से मैंने लिखा है कि आप जैसे अगर लाइन लिख रहे हो, इट इज ये ब्लू कलर में लिख दिया, तो प्लीज ट्राई टू हाईलाइट दिस वर्ड ऑल्सो, एंड गलती से भी हाईलाइटर यूज मत कर लेना नोट्स में,
क्यों नाम हाइलाइटर क्यों नहीं यूज करने देते? नहीं, क्योंकि हाईलाइट फिर एक वर्ड नहीं होता है ना। एग्जाम वाले दिन सारे नोट्स हाईलाइट रहते हैं, एक एक लाइन हाईलाइट रहती है। व्हाट डू यू मीन बाय द हाइलाइटर? जब पूरी ही रजिस्टर को हाईलाइट करना है तो हाइलाइटर का यूज क्या है? और वर्ड नहीं दिखते उसमें तो। इससे बेटर है या तो आप डिफरेंट पेन यूज करो और ट्राई टू रोट इन अ कैपिटल लेटर। ओके, so what do you mean by a costing? It is a technique of ascertaining the cost. And what do you mean by the technique? Technique is a principle plus rules. ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग। मैम कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है बताओ मुझे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग, अब हमें ये पता चल गया कॉस्टिंग क्या करनी है। क्या है कॉस्टिंग? किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को जांचना बाय प्रिंसिपल प्लस रूल्स। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? उस प्रोसेस जो हम असर्टेनिंग कर रहे हैं कॉस्ट की कॉस्ट को हम जांच रहे हैं, उसको एक अकाउंटिंग प्रोसेस में भी तो डालोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? नहीं तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू प्रोडक्ट अ पेन, हम एक पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या सीधा है कि पेन बना मार्केट में दिया प्रॉफिट आ गया? कुछ लागत नहीं लगती हमारी इसमें? लगती, रॉ मटेरियल आता है, लेबर लगती है, एक्सपेंसेस लगते हैं, इतनी सारी चीजें लगती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है वो सीधा बन के आ गया, नहीं ना। तो अब जो हमने जो उसमें इन्वेस्ट किया उसको हमने मार्केट में बेचा, उन दोनों के बीच में कुछ तो प्रॉफिट आएगा। वो कैसे पता चल रहा है हमें? वो हमें एक अकाउंटिंग के वे में पता चलेगा ना। जब हम कॉस्टिंग कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा ना, क्या हमारी अकाउंटिंग निकल रही है, क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल रहा है, कितना हमने इनकम लगाई, कितना हमारा एक्सपेंस बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट। और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? क्या होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, as simple as that. Okay, getting the point? So what do you mean by costing? Costing क्या है? Costing क्या है बताओ, जल्दी से बताओ। Costing क्या है? टेक्निक है किस चीज की? ascertaining the cost. Cost accounting क्या है? Process of accounting किसके लिए? For ascertaining the cost. Simple. Okay. Cost accountancy. अरे मैम कॉस्टिंग समझ में आ गया कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को जांचना। कॉस्ट अकाउंटिंग समझ आ गया कि उस प्रोसेस जो कॉस्ट हमें पता चली उसको अकाउंटिंग में भी प्रेजेंट करना। मैम ये अकाउंटेंसी क्या है? कुछ नहीं है, ये उन दोनों चीजों का रिलेशन। कैसे? इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी एक, आप बात समझो, अकाउंटिंग हो गई, अकाउंटिंग हमने कर ली कि हमारा इतना एक्सपेंस लगा, इतनी हमारी इनकम हुई और इतना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, एक रिपोर्ट भी हमने जनरेट कर दी कि हमें इससे कितना फायदा मिल रहा है। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है? देखो, इन दोनों चीजों को एक ओवरऑल हेडअप करना, मतलब एक ओवरऑल वे से समझना, उसके लिए हमें अकाउंटेंसी चाहिए जिसमें हमारी ये दोनों चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। ओके, सो इट इज अ बेसिक पर्पस। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? कि कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब मैम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल करते हैं कॉस्ट को कंट्रोल। एक बार अपने आप को ये मत सोचो कि आप लोग ये स्टडी कर रहे हो, आप ये सोचो इफ यू आर अ ओनर ऑफ फैक्ट्री तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट आती हैं जिनको हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी कॉस्ट को करना जरूरी है? उस टाइम में हम इन दोनों चीजों का मिक्सचर लेते हैं कि हमारी कॉस्ट कैसे हम कॉस्टिंग कर रहे हैं और कैसे हमारी कॉस्ट की अकाउंटिंग हो रही है। उन दोनों का मेजर करके अकाउंटेंसी का पॉइंट हम लाएंगे जिससे हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे और कितना प्रॉफिट एक्चुअल में हमें मिल रहा है उस प्रोडक्ट पे उसको समझेंगे।
क्या हमें वो प्रोडक्शन चलाना है या हमें रोकना है, या हमें कोई न्यू टेक्निक्स लानी पड़ेगी मार्केट में। ओके, इट इज अ साइंस, इट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस। साइंस क्या होता है? अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट requires skill, and what do you mean by practice? A continuous process. Okay, costing, cost accounting and cost accountancy, बेसिकली ये आपका 3 जो डेफिनेशंस है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हर टाइम हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचना कि कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, या मैं बोलूंगी आपके सामने ऐसा ही आपके लिए एक्सपोजर का पॉइंट है कि आपको ये डेली लाइफ में भी समझना जरूरी है। एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही, एग्जाम के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम कोई स्पेशल कॉस्टिंग नहीं पढ़ने बैठते। ओके, सो और ये जो हमारी बेसिक 3 टर्म्स है, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटेंसी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्टिंग क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को जांचना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? क्या है अकाउंटिंग? सोचो, अभी भी करा था, गलती से भी रजिस्टर वापस खोल के मत देखना, दिमाग में लाओ। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग किसके लिए? जो कॉस्ट को हमने असर्टेन किया, जिस कॉस्ट को हमने जांचा। अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कि कॉस्ट को कंट्रोल करना और क्या एक्चुअल प्रॉफिट हमें मिल रहा है। 3 चीजों का रोल इसमें आ जाता है, साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। आर्ट क्या है? एक स्किल चाहिए, किस तरीके से आपको उसको अप्लाई करना है। ओके, एंड व्हाट यू मीन बाय प्रैक्टिस? प्रैक्टिस आपको कब समझ आती है? जब आप उस चीज को कंटिन्यू वे में करोगे। दिस इज ऑल 3 टर्म्स। ओके, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉस्ट ऑब्जेक्ट? क्या है कॉस्ट ऑब्जेक्ट? इट इज स्पेसिफिकली for product, service, project, department or activity to which cost relates। नहीं मैम, समझ ही नहीं आया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक हम पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में। तो जो हम पेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, तो वो जो पेन है उसमें कुछ तो हमारी कॉस्ट लगी है, वो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज माय ऑब्जेक्ट एंड व्हाट आर द कॉस्ट रिलेटेड टू इट, दैट इज माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल, अब ये समझ में आया है तो इसको पढ़ो वापस से। इट इज स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्ट, सर्विस, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए और किसी एक्टिविटी के लिए, जिससे कॉस्ट, जिसके लिए कॉस्ट रिलेट्स कर रहे हैं। इसको हम 2 तरीके से डिफाइन करेंगे, जिसमें हम पॉइंट एक फर्स्ट लाते हैं, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। ठीक है, पहले यहाँ पर लिखो, पहले बिल्कुल ये लाइन लिखने के बाद ये बाद में लिखना। ओके, यहाँ लिखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉस्ट ऑब्जेक्ट? अगर ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा वे में हमें समझना है, जैसे इन द सेंस कि हमारे फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है एंड नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम किस क्या पॉइंट लेंगे इसके अंदर? हमारा ये बन जाएगा कॉस्ट सेंटर। और अगर वो थोड़ा बहुत हो रहा है प्रोडक्शन, ज्यादा नहीं हो रहा, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट इज रिलेटेड टू कॉस्ट यूनिट। मतलब उसके कॉस्ट को हम यूनिट बेस पे देख लेंगे कि हाँ इतना यूनिट हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा वे में वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो हमारे लिए प्रॉपर सेंटर बन जाता है। नेक्स्ट लाइन यही है, इफ अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज ब्रॉडली, और भाई मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इसको प्लीज, अगर अलग पेन से भी लिख रहे हो तब भी इसको कैपिटली लिख लो।
ब्रॉडली इट वुड बी टर्म्ड एज अ कॉस्ट सेंटर। एक प्रॉपर एक सेंटर बन गया हमारे लिए। एंड इफ अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज नैरोली, वो बहुत कम वे में डिफाइन हो रहा है, दैट यू मीन बाय, क्या मतलब हुआ उसका, कॉस्ट यूनिट, नैरोली। ओके, सो बेसिकली कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है बताओ? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट और एक्टिविटी जिससे कॉस्ट रिलेट कर रही है, दैट इज आवर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द कॉस्ट सेंटर बताओ? कॉस्ट सेंटर मीन्स जब हमारा एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज स्केल पे डिफाइन हो रहा है, बहुत सारी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज आवर कॉस्ट सेंटर। बहुत कम यूनिट्स हो रही है प्रोड्यूस, दैट इज आवर कॉस्ट यूनिट। ओके, अब हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या था? कॉस्ट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड आवर कॉस्ट यूनिट। अब हम बात करते हैं कॉस्ट सेंटर की। ठीक है, अ सेंटर फॉर विच a standard amount of cost is predetermined and used for control. कॉस्ट सेंटर, अब आप एक एग्जांपल लो इसके लिए, हम वही पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये पेन प्रोडक्शन का एग्जांपल, ये आप मान के चलो हमारे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में मैं यही एक एग्जांपल लूंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक हम पेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, अब उस पर्टिकुलर पेन को प्रोड्यूस करने के लिए मैं कुछ तो कॉस्ट को पहले से डिफाइन करूंगी, बताओ? कुछ तो कॉस्ट को पहले से डिफाइन करूंगी। जैसे अगर आज हमें मम्मा ने कुछ अमाउंट दिया कि हाँ ये सामान लेकर आना है, सॉरी एक लिस्ट दे दी हमें कि ये घर का सामान लेके आना है, ठीक है, तो हम मम्मा से एक एस्टिमेट तो लगा लेते हैं कि हाँ मम्मा आप हमें इतना अमाउंट तो दो तभी हम ला पाएंगे। वो एस्टिमेट हम कैसे करते हैं? वो हम कुछ प्री डिटरमाइंड करते हैं माइंड में। देखो थोड़ा बहुत तो चेंजेस हो जाता है कि अप्रोक्सीमेटली मम्मा ने 1000 रुपीज का सामान लाने को बोला और मे बी वो 980 का आ गया या 1010 का आ गया, वो एक अलग इशू। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग अ कॉस्ट सेंटर, अ सेंटर फॉर विच अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज प्री डिटरमाइंड एंड यूज्ड फॉर कंट्रोल। अब वही हम बात करेंगे प्रोडक्शन में। वापस से घर पे पहुंचे, अब आ जाओ फैक्ट्री में। फैक्ट्री में क्या बात हो रही है? फैक्ट्री में बात हो रही है कि जैसे हम कोई पेन को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए फैक्ट्री में हम बात कर रहे हैं कि रिगार्डिंग कि हमें कितनी कॉस्ट हमें चाहिए उसको प्रोड्यूस करने की, और उस कॉस्ट को मैं कैसे कंट्रोल करूं। ठीक है, दैट इज माय कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर इंक्लूड्स, एक मेरे लिए लोकेशन, फैक्ट्री मेरी लोकेशन है, कितनी मुझे लेबर चाहिए उसके लिए, दैट इज माय पर्सन और एम्प्लॉय। ठीक है, लेबर उसको बनाने के लिए, एम्प्लॉय उनके ऊपर खड़े होने के लिए, और कितने मुझे इक्विपमेंट्स चाहिए, दिस इज माय ऑल कॉस्ट सेंटर। ठीक है, कॉस्ट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉस्ट सेंटर की? एक कॉस्ट को रिड्यूस करना और एक कॉस्ट को कंट्रोल करना। कैसे आप किसी कॉस्ट को रिड्यूस करोगे और आप कैसे किसी कॉस्ट को कंट्रोल करोगे? वापस से वही रहो अभी फैक्ट्री के अंदर, सोचो 2 मिनट कि एक पेन आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आपको मार्केट में अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल, जो उसके लिए आपको प्लास्टिक चाहिए पेन को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर वो आपको 2 रुपए पर केजी मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है, और यही आपको 6 रुपए क्वालिटी का कोई दूसरा सप्लायर दे रहा है, तो कहाँ पे आप कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस कर सकते हो? एट दैट लेवल। एंड आई कैन से दिस कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल है तो सेम, बट रिडक्शन के अंदर उसको खत्म कर देना कॉस्ट को, बहुत बड़े लेवल का डिफरेंस आ जाता है रिडक्शन में। एंड कॉस्ट कंट्रोल कि आप उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आज मार्केट में लेबर है, लेबर अगर हमें 100 रुपीज पर डे के हिसाब से मिल रही है, ठीक है, और एक और लेबर है जो हमें 80 रुपीज के अकॉर्डिंग मिल रही है, ठीक है,
तो क्यों ना मैं 80 रुपीज वालों को ले लूं। वन डे काम कराने में क्या दिक्कत है, नहीं आ रही ना। तो वहीं पे मुझे एक एज अ ओनर सोचना पड़ेगा कि हाउ कैन आई कॉस्ट रिड्यूस एंड हाउ कैन माई आई कॉस्ट कंट्रोल। कैसे मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करूं ताकि मेरा वो प्रोडक्ट मार्केट में जाए, लोगों को पसंद भी आए और मेरे को प्रॉफिट मिले। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस्ट सेंटर। दो तरीके से हम डिफाइन करेंगे, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और होता है प्रॉफिट सेंटर। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर माइंड सेट रहता है कि हमें कैसे रिस्पॉन्सिबल होना है। देखो ऑब्वियस ही बात है, हम कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि हम थर्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने लग जाए। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है कि कम पैसे लगाकर भी हमें अच्छी लेबर चाहिए, अच्छी क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। हाँ, एक्सपेंसेस को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मैम एक्सपेंसेस को? एक्सपेंसेस तो बढ़ते जाते, क्यों भाई, क्यों बढ़ाने हैं एक्सपेंसेस? भैया फैक्ट्री के अंदर 10 पेन की जरूरत है रोज डेली यूज के लिए, मैं 4 पेन में काम चला लूंगी। हर टाइम तो कोई लिख नहीं रहा ना। इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट है देखो, एंड प्रॉफिट का। एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सब कुछ अच्छा भी चाहिए और कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल माइंड में रहता है। प्रॉफिट सेंटर के अंदर क्या होता है, माइंड में सिर्फ एक ही पॉइंट रहता है कि बस हमें प्रॉफिट मिले। और एक बात बताओ, अगर आज हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ फैक्ट्री, दोनों चीजें हमें माइंड में होती है, दोनों चीजों को रखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कह रही मैं कि सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, प्रॉफिट का हम नहीं सोचेंगे हम तो अच्छा बनाएंगे, या सिर्फ एक प्रॉफिट प्रॉफिट का सोचेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं सोचेंगे। इसको आज आप डेली लाइफ से कंपेयर करो। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके माइंड में क्या है कि हाँ कॉस्टिंग के अंदर पास भी होना है या सीएस एग्जीक्यूटिव हमें क्लियर करना है इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जब तक हम प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे तब तक पास थोड़ा हो सकते। तो वही तो बात फैक्ट्री में हो गई कि अगर वो प्रॉपरली कोई चीजों को नहीं बनाएंगे तो प्रॉफिट ही नहीं बन सकता उनको। कैसे मिल जाएगा? 4 दिन प्रॉफिट मिल रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉफिट। मार्केट में अपनी एक गुडविल बनाना इज अ प्रॉफिट। अमाउंट इज अ प्रॉफिट बट ऑल्सो अ गुडविल इज ऑल्सो अ प्रॉफिट। ठीक है, एक मार्केट में अपनी ऐसी इमेज बना दो कि हाँ अगर ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए सिर्फ हम इन्हीं से लेंगे। ठीक है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड अ प्रॉफिट सेंटर। अब डेफिनेशन देखो, a segment of business, एक बिजनेस का सेगमेंट for which responsibility assigned to a specific person। आज एज अ मैनेजर हम फैक्ट्री की बात करें तो मैनेजर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मैं लेबर की बात करती हूँ, क्या लेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है मैम, क्यों नहीं है? अरे अगर लेबर ही ठीक से काम नहीं करेगा तो मैनेजर क्या कर लेगा? तो वहां पे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी लेबर लाए, और अच्छी लेबर ही तो प्रोड्यूस करेगी ये पेन को, वही तो मशीन्स में डालेंगी, जिस तरह से पेन का प्रोडक्शन होता है वही तो एक फ्लो में लेके जाएगी। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर बिजनेस। ओके, एंड नाउ कम्स टू द प्रॉफिट सेंटर, अ सेंटर whose performance is measured in terms of income earned and profit earned। देखो कोई भी फ्री में काम करने के लिए तो कोई नहीं बैठा, और ना आप आज पढ़ाई भी आप फ्री में नहीं कर रहे। आपके माइंड में सेट है कि हाँ एग्जाम क्लियर करना, दिस इज आवर राइट गोल। ये हमारे दिमाग में है, हम कुछ भी काम करते हैं उसका हमारे पीछे गोल होता है कि हमें वो काम क्यों करना है। ठीक है, सो अगर कोई हम पेन को प्रोड्यूस कर रहा है, फैक्ट्री है, हम ही है, वही हम पेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट तो लेना ही है। नहीं तो क्या मतलब उस फैक्ट्री का, लेबर का, उनके ऊपर इतना एक्सपेंसिव आने का क्या मतलब? कोई सेंस ही नहीं। ओके, दिस इज आवर कॉस्ट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड आवर प्रॉफिट सेंटर। अब बात करते हैं कॉस्ट यूनिट की। जब कभी हमारे स्मॉलेस्ट वे ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होती है तो उसको हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं।
Smallest unit of product or services for which cost is to be ascertained. कॉस्ट को जांचना एक छोटे अमाउंट पे. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें, ऑटोमोबाइल्स को हम किस वे में काउंट कर सकते हैं? इन अ नंबर ऑफ यूनिट्स. ब्रिक्स है, 1000 ऑफ ब्रिक्स, एक दो ब्रिक तो नहीं है, 1000 है, पर 1000 ब्रिक्स. सीमेंट टन्स में आएगी. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है, मार्केट है या इंडस्ट्री है जिसको हम बोले, जो दो तरीके से डिवाइड होता है. एक तो ट्रांसपोर्ट जाता है सिर्फ टन्स में, जैसे ट्रैक्टर ट्रक्स वगैरह हो गए, ठीक है, और एक ट्रांसपोर्ट होता है पर पैसेंजर. आज अगर हम बात करते हैं, हम फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे हैं घूमने, तो वो बस वाला फेयर कैसे चार्ज करता है? पैसेंजर पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है. ये एक हमारा एक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर पॉइंट आता है कि हम कैसे किसी कॉस्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे हम किसी कॉस्ट का अजम्पशन ले रहे हैं कि वो कॉस्ट हमारी किसके अकॉर्डिंग निकल रही है, ठीक है. अब केमिकल्स की बात करें, केमिकल्स देखो लिक्विड होता है, तो लिक्विड केमिकल्स इन अ लीटर चला जाएगा. कुछ केमिकल्स होते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो इट कैन बी इन किलोग्राम और इन टन. स्टिल है, शुगर है, इट विल इन अ टन. कभी सुना नहीं घर में 25 टन शुगर चाहिए किसी को, मतलब होता है जब घर में फंक्शंस आते हैं या कहीं पे भी हम कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, दैट वी आर नॉट गोइंग टू काउंट इन अ 1 kg और 2 kg, इट विल बी इन अ टन्स. माल जब आता है बाहर से फैक्ट्रीज वगैरह में, तो वो टन्स में आता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स ओवर हो गई. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. अभी तक हमने क्या करा था? इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है. फटाफट से within a 1 minute we can revise that. Costing, cost accounting, cost accountancy and a cost object. Cost object में cost center, responsibility center, profit center and a cost unit. Okay, so अब हमारा second point आता है, that is a cost, classification of cost. Okay, अब जहां पे cost unit खत्म होगा, प्लीज नेक्स्ट पेज ले लो, या एटलीस्ट 5-6 लाइन छोड़ दो और वहां पे बड़ी हेडिंग लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और इसके 10 पॉइंट्स लिख लो. बाय टाइम, बाय नेचर और एलिमेंट, बाय डिग्री of traceability of to the product, association with product, by change in activity or volume, by function, relation, seventh है relationship with accounting period, controllability, ninth है cost for analytical and decision making purpose, and 10th is our others. This is a classification of cost. ये छोटा सा रिव्यू है कि हमें इसके अंदर 10 पॉइंट्स पढ़ने हैं. बिल्कुल ये 10 पॉइंट्स की हेडिंग लिख लो प्रॉपरली, ठीक. और अब फर्स्ट हम लेते हैं बाय टाइम. कॉस्ट बाय टाइम क्या मतलब है? बिल्कुल इसको ऐसा फ्लो चार्ट में बनाओ पहले. हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट जो तब होगी जब वो कॉस्ट इंकर्ड होगी. एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो इन फ्यूचर होगी पर हम उसको डिटरमाइन इंकर्ड होने से पहले करते हैं. सो दिस इज माय आफ्टर इंकर्ड कॉस्ट एंड दिस इज माय बिफोर इंकर्ड कॉस्ट. ओके, और हमारी जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है वो दो तरीके से डिफाइंड होगी. दैट इज फर्स्ट इज एस्टिमेट कॉस्ट एंड अ स्टैंडर्ड कॉस्ट. एस्टिमेट कॉस्ट मीन्स, एस्टिमेट कॉस्ट क्या होती है? एस्टिमेट कॉस्ट मतलब ये रहता है कि हम पहले से उस कॉस्ट को दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हाँ एक पेन की 10 रुपए हम कॉस्ट लगा लेते हैं, ठीक है. या हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जैसे आज हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो माइंड में हम पहले कुछ ना कुछ एस्टिमेट्स लगाते हैं ना कि हाँ इतना कॉस्ट इसकी बैठ जाएगी, इसकी इतनी बैठ जाएगी, इसकी इतनी बैठ जाएगी. स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ये होती है वो एक कॉस्ट जो फिक्स है, स्टैंडर्ड है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम मार्केट में पेप्सी लेने जा रहे हैं,
तो पेप्सी की कॉस्ट हमें पता है, अगर हमें वो 500 ml वाली लेनी है, दैट इज कॉस्ट फिक्स इन आवर माइंड कि 30 रुपए तो है ही। अब ये नहीं पता कि एक्चुअल में अभी कितना फ्लो आया है इस कॉस्ट में। 2 महीने पहले हम 30 रुपए की लेके आए थे पेप्सी, बट अब ये नहीं पता 2 महीने बाद क्या फ्लक्चुएट हुआ है। दैट इज माई स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके, सो अब हम इसको डेफिनेशंस में पढ़ते हैं। कॉस्ट बाय टाइम। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, दीज कॉस्ट आर असर्टेन आफ्टर दे इंकर्ड। ये कॉस्ट हमारी तब असर्टेन होती है जब वो इंकर्ड हो जाती है। असर्टेन आफ्टर दे आर इंकर्ड। Such costs are available only when the production of a particular things has already been done. जिसका काम खत्म हो गया, जिस चीज का प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, उसके बाद जो कॉस्ट आती है, दैट इज माय हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हम बात करते हैं प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट की। दिस कॉस्ट आर कैलकुलेटेड बिफोर incurred on the basis of specification of all the factors affecting that cost. फॉर एग्जाम्पल, मैंने घर में बैठे सोचा कि हाँ अब मैं जा रही हूँ फैक्ट्री में, मुझे पेन प्रोड्यूस करनी है। ऐसे ही उठ के चली गई और पेन प्रोड्यूस कर लूंगी? नहीं, मैं एक शीट लूंगी और उस पर सारी जो माइंड में कॉस्ट आ रही है, जो कॉस्ट मेरी लगनी है, जितनी मेरी उसमें लागत लगनी है, वो मेरे माइंड में आ रही है, उसको पहले मैं डिटरमाइन करूंगी, उसको मैं पहले सेट करूंगी, उसके बाद ही मैं फैक्ट्री जाऊंगी। ओके, सच कॉस्ट में भी एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड माय स्टैंडर्ड कॉस्ट। एस्टिमेट कॉस्ट आर एस्टिमेटेड बिफोर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले की जो कॉस्ट है, these are naturally less accurate than standard। ऑब्वियसली बात है, स्टैंडर्ड से तो लेस एक्यूरेट होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर हमारे माइंड में वो सेट इतनी होगी ही। एस्टिमेट कॉस्ट के अंदर क्या है, एस्टिमेट में हम अंदाजा लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड एक्चुअल में हमें पता है कि स्टैंडर्ड इतनी है वो कॉस्ट। ठीक है, बहुत मैं आपको एक छोटा पॉइंट बताना चाहती हूँ। जितनी अब हम कॉस्ट पढ़ेंगे, whether we are in a classification of a cost, whether we are in a method of costing or a techniques etc etc, सब इतने इंटर रिलेटेड वर्ड्स आएंगे कि उनको अगर ध्यान से नहीं सोचा, और आप मान के चल लो इस चैप्टर में से 10-12 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, ऑब्जेक्टिव में ही बता रही हूं मैं। ठीक है, तो एस्टिमेट कॉस्ट क्या होती है, जो एक्यूरेट लेस होगी, मतलब जिसकी एक्यूरेशन, जिसका अंदाजा लेस होगा एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड कॉस्ट। एस्टिमेट करना किसी कॉस्ट को। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर टेक्निक्स है और एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, और एक मैं आपको बताती हूँ पर्टिकुलर बहुत वास्ट एक हमारे ऊपर चैप्टर भी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुई है। ओके, सो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, अभी हम यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसका। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, दिस इज अ पर्टिकुलर कंसेप्ट एंड टेक्निक, दिस मेथड इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व कर रहा है ये मेथड। फर्स्ट, सेटिंग अप प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स फॉर ईच एलिमेंट कॉस्ट। हर एक एलिमेंट्स, आज मैं पेन प्रोड्यूस करने जा रही हूँ, रॉ मटेरियल, एक ही रॉ मटेरियल थोड़ा ना 15-20 होंगे, वो एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की कॉस्ट को समझना, डिटरमाइन करना, दैट इज माय स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक प्रॉपर टेक्निक है। कंपैरिजन करूंगी क्या एक्चुअल कॉस्ट है, क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट है, कितना मेरा वेरिएशन आ रहा है उसमें। और ये एक पर्टिकुलर आइटम पे नहीं होता, ये पूरे सारे मेरे फ्लो पे जाएगा, मेरे लेबर एक्सपेंसेस पे भी आएगा, ये मेरे एक्सपेंसेस पे भी आएगा। ठीक है, मेरे ओवरहेड्स पे भी आएगा। हर एक कॉस्ट को मैं चेक करूंगी,
pinpointing the causes of such variances and take remedial action. कि मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट को जब मैंने एक्चुअल कॉस्ट के साथ मेजर करा कि मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट एक पर्टिकुलर आइटम पे इतनी है और एक्चुअल कॉस्ट मेरी एक पर्टिकुलर आइटम पे इतनी है, जो मेरा डिफरेंस आया दोनों का उस पे एक्शन लेंगी। क्यों लेना पड़ेगा मैडम? बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, एक एक्चुअल होगी। स्टैंडर्ड जो मेरे माइंड में सेट थी इतनी कॉस्ट है, एक्चुअल क्या चेंजेस आ गए, मेरी कॉस्ट में कम हो गई या बढ़ गई, तो भाई एक्शन तो लूंगी। कॉस्टिंग का मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम कॉस्टिंग? बताया नहीं था? बताया था कि कॉस्ट को हमें कंट्रोल भी करना है, कॉस्ट को रिड्यूस भी करना है और उसके रेमेडियल एक्शंस भी देखने हैं। दिस इज माय कॉस्टिंग, दिस इज माय स्टैंडर्ड कॉस्ट। प्रॉपर एक पॉइंट को समझना, एक एक आइटम की डिस्क्रिप्शन निकालना, दिस इज माय स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके, सेकेंड, ये वाला तो लगा लो आप, इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट बाय नेचर एंड आर एलिमेंट्स। देखो इसे, इंपॉर्टेंट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस कॉस्ट। मैम मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, एक्सपेंसेस कॉस्ट, बिल्कुल है। अभी हम एक कॉस्ट बाय टाइम पढ़ के आए हैं, अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट बाय नेचर और एलिमेंट्स। अब मेरी ये तीन कॉस्ट जो है, दैट इज माय मटेरियल कॉस्ट, दैट इज माय लेबर कॉस्ट, दैट इज माय एक्सपेंसेस कॉस्ट। इसके ऊपर हमारा पूरा एक वास्ट चैप्टर है तीनों पे। ये मेरा सेकंड चैप्टर है, ये मेरा थर्ड चैप्टर है, दिस इज माय फोर्थ, ये मेरे चैप्टर्स है इसमें। ओके, अब मटेरियल है, ये सारी कॉस्ट, चाहे हम बात करें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस कॉस्ट, ये हमारी दो तरीके से डिफाइन होगी। दैट इज माय डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्टली रिलेटेड है मेरे उस मटेरियल से, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और जो मेरे वो मटेरियल से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बट वो भी रिलेटेड हो रही है लेकिन वो इनडायरेक्टली हो रही है, दैट इज माय इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब बात करते हैं लेबर की। कुछ लेबर जो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, कुछ होते हैं जो इनडायरेक्टली होते हैं। ये भी दो पॉइंट्स में डिवाइड होगा हमारा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और सेकंड होगा हमारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब बात करते हैं हम एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस के अंदर भी यही पॉइंट हमारा आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो जो हमारे वर्ड्स आए डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, जो डायरेक्टली रिलेटेड हो रहे हैं, अब मैं यहां पे इसको लिखती हूँ, जो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड हो रहे हैं, दैट इज माय डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस। जो डायरेक्टली रिलेटेड हो रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, दैट इज माय फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज माय फैक्ट्री कॉस्ट। और एक बहुत अलग वर्ड लाती हूँ आप लोगों के सामने, दैट इज माय प्राइम कॉस्ट। वो तो आप ये लगा लो, दिस इज माय वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट। अगर मेरे माइंड में कुछ भी है आज प्रोड्यूस करने के लिए कि हाँ मुझे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है, एक फैक्ट्री बिल्ड करनी है और एक ये मार्केट प्रोडक्ट में लाना है, दिस इज माय इंपॉर्टेंट कॉस्ट। इसीलिए मैंने आपके लिए फ्लो इतना ही बनाया था ताकि आप लोग भी मेरे साथ लिखे, एंड मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज इसको लिखें, ठीक है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है? मैम ये फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है,
नहीं, ये फैक्ट्री कॉस्ट है फैक्ट्री कॉस्ट, बट इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैक्ट्री कॉस्ट। ये मेरी पेन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे मैं बात करती हूँ लेबर, कोई ट्रेनी लेबर आए, तो ट्रेनी लेबर का मेरे प्रोडक्ट से वो डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है। अगर मैं आज बात करती हूँ रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है, ठीक है, वो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, बट इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट, दैट इज माय इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो मैं बात करती हूँ इनडायरेक्ट, वही मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस। क्या है ये मेरी ओवरहेड कॉस्ट। क्या है ओवरहेड कॉस्ट। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लो कॉस्ट बाय नेचर और एलिमेंट। अब बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मैम बिल्कुल सही आपने बताया था अभी में, जो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड हो जाए कॉस्ट ऑब्जेक्ट से। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, हाँ मैम हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एक मेरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या मेरा पर्टिकुलर पेन जिससे मैं कॉस्ट को रिलेट कर रहा हूँ और जिसके साथ मैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हो रही है उस मटेरियल के साथ, वो मेरी मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। इसमें क्या क्या हो सकती है, एक तो मटेरियल परचेज, जो हम परचेज कर रहे हैं या हम कोई एक्वायर कर रहे हैं मटेरियल। पैकेजिंग की हम बात करें, कंपोनेंट्स जो उसके साथ रिलेटेड हो रहे हैं उस पर्टिकुलर को प्रोड्यूस करने के लिए, या हम उसको एक प्रोसेस में डाल रहे हैं मटेरियल को, वन प्रोसेस टू अनदर, दिस इज ऑल माय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। गेटिंग द पॉइंट। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, जो नहीं है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं हो रही हमारे कॉस्ट के साथ। हाँ जी बिल्कुल मैम आपने बता दिया था, बट जो हमारी अब्सॉर्प्शन और अपोर्शनमेंट के साथ रिलेट हो रही है, दैट इज टू माय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कैसे मैम, अब ये नए वर्ड ले आए आप तो। हाँ जी ले आए, क्योंकि अब जितने जितने आगे जाएंगे इतने न्यू वर्ड्स आएंगे, इसीलिए कह रही हूँ लिख लो। ओके, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं अपोर्शमेंट एंड अब्सॉर्ब। अब बात करते हैं, हम एग्जांपल लो कि हमारे पास 4 मटेरियल है, मटेरियल ए बी सी और डी। अब ऑयल है, एक मशीन पे हमें ऑयल ग्रीसिंग वगैरह का चाहिए, या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब जैसे हम बात करते हैं स्टेशनरी जो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए चाहिए, अब वो सपोज करो हमारी है 1000, ठीक। और ये हमने कितनी यूनिट्स में है, ये वाली हमारी यूनिट्स है, मटेरियल की यूनिट्स है। एग्जांपल ले लो, ए मटेरियल हमने लिया है 200 kg, सब हमारे 200 है। दिस इज माई अपोर्शन। इसको 1000 रुपीज जो चारों से रिलेटेड हो रहे हैं, एक से नहीं चारों के साथ रिलेटेड हो रहे हैं, इसको मैं इस रेशियो में बांट दूंगी 2:2:2:2:2। एक और ले लो, ई भी ले लो, वो भी हमारा 200 kg is to 2। दिस इज माई इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो अब्सॉर्ब होगी सारे मेरे कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, जितनी मेरे रॉ मटेरियल साथ है। इनके एग्जांपल्स भी हैं, लिख लो, ऑयल, ग्रीसिंग, कंज्यूमेबल, स्टोर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज माय लेबर कॉस्ट, जो हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट करेंगे, देन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, जो डायरेक्टली रिलेट हो रही है एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, जो एक्चुअल प्रोडक्शन में एंगेज है, दैट इज माय लेबर व्हिच आर एक्चुअली एंगेज्ड इन माय प्रोडक्शन, जो सुपरवाइजिंग कर रही है उस पर्टिकुलर वर्क को,
जो क्वालिटी कंट्रोल कर रही है उस पर्टिकुलर वर्क की, वो सारी लेबर मेरी डायरेक्ट लेबर है। गेटिंग द पॉइंट। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट लेबर, जो इनडायरेक्टली हमारे साथ रिलेट होती है, वही बात करेंगे अपोर्शन एंड एब्जॉर्ब, जो सारी ही प्रोडक्ट के अंदर अब्सॉर्ब होंगी। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग, वेजेस टू शॉप स्टोर कीपर तो सारे प्रोडक्ट रख रहा है ना अपने पास, चाहे ए बन रहा हो, बी बन रहा हो, सी बन रहा हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड, अब वही कोई फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड है, वो क्या डायरेक्ट लेबर नहीं है? क्यों? वो डायरेक्टली उससे रिलेट कर रहा नहीं कर रहा, वो तो पूरे ही फैक्ट्री का ध्यान रख रहा है। ट्रेनी है, ट्रेनी को तो हम सारा कुछ सिखाएंगे, फिर लास्ट में जहां हमें लगेगा नहीं वो पर्टिकुलर उस काम के लिए सेट है, उसको हम वहां भेजेंगे। दिस इज आवर इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस कॉस्ट, एक्सपेंस कॉस्ट क्या है? हाँ जी, एक्सपेंस कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? जो बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, सारे प्रोडक्ट के साथ जो डायरेक्टली रिलेट्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर एक्सपेंसेस टू रन द इक्विपमेंट, दिस इज माय डायरेक्ट कॉस्ट। डिजाइन करना, रॉयल्टी या कोई फीस पर्टिकुलर, जैसे जो एक पर्टिकुलर आइटम के लिए फीस है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फीस है, दैट इज माय डायरेक्ट कॉस्ट, जो इसके लिए हमने पे करी है। कॉस्ट ऑफ स्पेशल लेआउट, कुछ हम एक ऐसा स्पेशल प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज का, उसके लिए हमने कुछ अलग बात करी हो किसी से, या कुछ अलग प्रेजेंटेशंस बनवाई हो, कुछ अलग टेंडर्स बनवाने के लिए हेल्प ली हो, दैट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट। डायरेक्ट expenses incurred on specific cost unit and identifiable with cost unit. ओके। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कैन नॉट बी, मतलब जो हो ही नहीं सकता, जो रिलेट ही नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे? एब्सॉर्ब करेंगे और अपोर्शन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द ओवरहेड्स? ओवरहेड्स यही है कि जो जो चीजें हम पर्टिकुलर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करते, जो पूरे फैक्ट्री की कॉस्ट बन जाती है, हमारे ओवरऑल वर्क की कॉस्ट बनती है, जो सारे ही प्रोडक्ट से रिलेट होती है, तो हम क्या करते हैं? जिसकी जितनी वैल्यू है, या तो हम यूनिट्स में उनको डिवाइड करेंगे, और या हम उसको वैल्यू के अंदर डिवाइड करेंगे पर्टिकुलर आइटम की, जो हम एक ओवरहेड चैप्टर में बिल्कुल वास्टली पढ़ेंगे कि किस आइटम को हमें किस तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये क्या इंक्लूड करती है? रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। देखो स्टाफ, आज मैंने अभी पहले बात करी लेबर एक्सपेंसेस आर अदर थिंग, बट स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस जो सारे ही स्टाफ को एक जैसा दे रहे हैं, that is my indirect cost. If I talk up regarding the rent, tax and rates, that is my overall फैक्ट्री का रेंट जा रहा है यार, ओवरऑल फैक्ट्री का टैक्स जा रहा है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कुछ नहीं है हमारे पास। इंश्योरेंस तो हम पूरी फैक्ट्री का लेते हैं ना, सारे ही प्रोडक्ट का लेते हैं, तो किस प्रोडक्ट का कितना इंश्योरेंस है वो हम उसकी वैल्यू पे दे देंगे। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज माय कॉस्ट बाय नेचर और एलिमेंट, ये हमारा नेचर, और इसको हम पूरा प्रॉपरली हम इसको अलग अलग चैप्टर में बिल्कुल पढ़ेंगे कि अपोर्शन क्या है और एब्जॉर्ब क्या है, किसमें कितना अब्जॉर्ब होता है। नाउ हम थर्ड क्लासिफिकेशन पे आते हैं, दैट इज कॉस्ट बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी। दिस इज माय थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ट्रेसेबिलिटी, जो अभी हम कर रहे थे, कैसे हम उनको ट्रेस करें कि कौन सी कॉस्ट मेरी डायरेक्ट है, कौन सी मेरी इनडायरेक्ट है। वहां तो हमने एक पर्टिकुलर उस पे कर लिया एलिमेंट्स पे कि मटेरियल की इतनी हो जाएंगे डायरेक्ट, अगर ये पॉइंट्स आ गए दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वो आ गए तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इस तरीके से अब हम कैसे प्रॉपरली डायरेक्ट कॉस्ट और प्रॉपरली इनडायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेस करेंगे, अब इसके बारे में हम करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, हाँ जी बिल्कुल नाम जो भी हमने पढ़ा है वही है, हाँ जी बेटा वही है, बट इसको अब हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर, अभी तक तो डायरेक्ट कॉस्ट हमने एक चीज की पढ़ी ना, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। अब एक डायरेक्ट कॉस्ट की क्या डेफिनेशन निकल के आ रही है, अब वो देखते हैं। द डायरेक्ट कॉस्ट
are those which can be easily traceable, जो बहुत इजीली हम ट्रेस कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या उसकी कोई कॉस्ट यूनिट से या एक पर्टिकुलर सेंटर से और स्पेसिफिक एक्टिविटी से। जैसे कॉस्ट ऑफ वुड, कि भाई हम सोफा बना रहे, कॉस्ट ऑफ वुड डायरेक्ट है। प्लास्टिक इन चेयर्स डायरेक्ट है। क्लॉथ इन द शर्ट बिल्कुल डायरेक्ट। अब वही बात करते हैं सैलरी ऑफ अ मैनेजर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन तो सारे मशीन पे एक जैसे डेप्रिसिएशन है भाई, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेट नहीं है। मशीन लाए हैं, डेप्रिसिएशन लग नहीं है। दैट इज माय इनडायरेक्ट। जो डिफिकल्ट हो जाए ट्रेस करना, दैट इज आवर इनडायरेक्ट कॉस्ट टू अ सिंगल प्रोडक्ट और इट इज अनइकोनॉमिक टू डू सो। क्या है वो सेवरल आइटम्स जिसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट में लेते हैं? सैलरी ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर तो सब कुछ ही देख रहा है, कोई पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट में तो इन्वॉल्व नहीं है। रेंट, पूरी फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, मशीन का रेंट जा रहा है, जो भी सिचुएशन है। डेप्रिसिएशन, बिल्कुल डेप्रिसिएशन तो कोई भी मशीन का लग रहा है, वो तो सब पे ही लग रहा है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो नहीं लग रहा ना। बात खत्म। टेलीफोन बिल, प्रोडक्ट से क्या रिलेशन? नहीं, दैट इज माय ओवरहेड। Indirect cost means overhead. Okay. It is also called as common cost. ये regular है, daily basis cost है। टेलीफोन का बिल है, ये मतलब पर मंथ कॉस्ट है। ठीक, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, दैट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट और अ पीरियड कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है और पीरियड कॉस्ट क्या है? एक होता है, अब हम बात करते हैं वही, हम वापस से वही फैक्ट्री में चलते हैं जिसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज अ पेन, कि उस पेन की कॉस्ट क्या है और उस पेन को बनने में 10 दिन लगे, उसकी वो पीरियड कॉस्ट क्या है। फ्लो चार्ट बना लिया। अब हम पढ़ते हैं पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? Product costs are those which are traceable to the product and included in inventory values, जो हमारी सेल वैल्यू में भी आएगी, जो हमारी किसमें आएगी? मटेरियल की वैल्यू में भी आएगी। That is my a product cost. In a manufacturing concern, it comprises the cost of direct material, labor and manufacturing overhead, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चाहिए है मुझे ओवरहेड, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मेरे एक्सपेंसेस आए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आए हैं, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ माय प्रोडक्ट कॉस्ट। वो एक मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट बनेगी। Product cost is a full factory cost, that is prime cost plus overheads which are directly related to a particular product. अरे मैम, ये तो आपने और कंफ्यूज कर दिया। अभी तो आपने कहा था जितने भी इनडायरेक्ट होंगे, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवर एक्सपेंसेस, वो तो सारा हमारा ओवरहेड है। हाँ जी बिल्कुल है, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा आपसे। तो मैम अब यहाँ पे आप ये क्या पॉइंट ले आए हो? ओवरहेड विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अरे बाबा, एक अभी तक तो हम एक पर्टिकुलर कॉस्ट की बात करते हैं, अब तो मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ ना। अरे एक बात बताओ, कोई एक ट्रेनी है, उस ट्रेनी को भी हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डाला है कि नहीं तू ये प्रोडक्ट बनाना सीखो, तो हम उससे तो ये प्रोडक्ट के अंदर ही तो उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व करेंगे, जो हम उसको सैलरी दे रहे हैं, जो हम उसको स्टाइपेंड दे रहे हैं, वो तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यूज करेंगे ना। इफ वी आर गोइंग टू एनालाइज द प्रोडक्ट कॉस्ट, तो हम प्रोडक्ट कॉस्ट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रही है, डायरेक्ट तो आई गया, वो तो मैम हमें अच्छा समझ आ गया, पर जो इनडायरेक्ट आया वो नहीं समझ आया। हाँ, तो इनडायरेक्टली भी वही है जो उसके साथ रिलेट हो रहा है, उस प्रोडक्ट के साथ रिलेट हो रहा है। ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट आर यूज्ड फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्री
which are shown in the balance sheet as assets till they are sold. अब मैम ये क्या नया पॉइंट आ गया? ये कुछ नहीं आया। अकाउंट्स में थोड़ा सा ध्यान रखो कि कॉस्ट अकाउंटिंग की अभी जब हमने बात करी कि जब हमारी आइटम्स एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होती है या प्रॉफिट एंड लॉस में शो होती है या एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट में शो होती है, कैसे शो होगी वही तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग बताना है। तो एक प्रोडक्ट कॉस्ट जब हमारा डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, वो जब प्रोडक्ट कॉस्ट निकालता है तो वो जो कॉस्ट होती है वो बैलेंस शीट में असेट साइड है, उससे ही हम वो रिलेट करेंगे। और जब तक वो सोल्ड नहीं होती तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट उस आइटम को वहां पे रखता है। या सपोज करो 1000 kg है, कभी 200 सोल्ड हो रहा है, कभी 300 सोल्ड हो रहा है, इस तरीके से। द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ट्रांसफर टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट। हाँ, तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो उधर ट्रांसफर कर देंगे, डबल एंट्री सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है बेसिकली आप, और हाँ काफी जनों के माइंड में आता है कि मैम इसके ऊपर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो चांसेस तो निल है, चांसेस इज निल, बट वी कांट श्योर बिकॉज इंस्टीट्यूट है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। हाँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि प्रोडक्ट कॉस्ट आर वैल्यूड और विच आर शोन इन डैश डैश, फिलिप्स में दे दिया, तो आपको ध्यान होना चाहिए वैल्यू इन्वेंट्री में होता है, पॉइंट आता है, और शोन का होता है बैलेंस शीट में सेल्फ साइड। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियड कॉस्ट की। पीरियड कॉस्ट क्या है? जो एक पीरियड कॉस्ट से हम वर्ड से ही मीनिंग निकालते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे इंकर्ड हो रही है, जैसे रेंट, सैलरीज, ये सारे हमारे पीरियड कॉस्ट होती है। अब बात करो, डेफिनेशन करो। पीरियड कॉस्ट आर इंकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सच एज रेंट, सैलरीज एक्सेट्रा, include many selling and administrative costs essential to keep the business running। जो essential है बिजनेस को रन करने के लिए, that is my period cost। okay, through they are necessary to generate revenue, they are not associated with a production। वो प्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं। जैसे हम बात करें रेंट की, सैलरीज की, that is not related to any product। ओके, वो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे ना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोली, बहुत रिलेटेड चीजें आएंगी, उनको समझना बहुत जरूरी है। ओके, दे कैन नॉट बी असाइन टू अ प्रोडक्ट, असाइन नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? क्योंकि रेंट हम असाइन नहीं कर सकते, सैलरी असाइन नहीं कर सकते। दे आर चार्ज टू द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड एंड दे आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस। This is our period cost। Okay? Okay, come on the next cost। This is also very important cost। Cost by change in activity and volume। Please इसको लिखो and important लिखो। क्या है एक्टिविटी और वॉल्यूम? वॉल्यूम की हम बात करें जहां पे हमारी वैल्यूज में चेंजेस आ जाते हैं कॉस्ट की, या कुछ रिलेट्स होती हैं कॉस्ट, जो चेंजेस आते हैं एक्टिविटीज में, जो रिलेट्स करनी पड़ती है हमें एक्टिविटीज में। दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। मतलब मैं इससे ज्यादा आपको इसके अंदर और कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि ये जो हमारी कॉस्ट होती है, जो चेंज, कॉस्ट बाय चेंज इन एक्टिविटी एंड वॉल्यूम है तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट, बट इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से ये कॉस्ट चेंज होती है। अब इसको समझने के लिए हमारे पास 4 कॉस्ट है। दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ जी मैम, सेमी से हम समझ गए, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हाँ समझ गए, सेमी वर्ड समझ आता है। बट अब हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं कॉस्ट क्या है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट जो आपका चेंज होती है विथ वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? जो आपका सेल्स का वॉल्यूम होता है। जब आपकी सेल्स में चेंजेस आएंगे,
आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी उसी तरह अकॉर्डिंग चेंज होगी। आपने सेल करा, सेल्स वैल्यू है। अब वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल मैं लूंगी, क्लॉथ यूज्ड इन मेकिंग शर्ट, प्लास्टिक यूज्ड इन मेकिंग चेयर्स। इस तरीके से अगर जहां पे मेरी सेल वॉल्यूम में चेंज आया, जो मेरा मटेरियल लग रहा है उसकी वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, इट इज अ कॉस्ट which increases or decreases exactly in a same portion in which volume of output increases or decreases. Example, cloth used in making shirt, यहाँ लिखो plastic used in making chairs. Okay. अब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स समझ आता है मैम फिक्स रहती है जो कॉस्ट। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपकी रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, कभी भी देख लेना रेंट ऑफ अ बिल्डिंग बिल्कुल हमेशा फिक्स रहेगी। मैनेजर सैलरी बिल्कुल वो सही चलेगी, वो फिक्स रहती है। द कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन आउटपुट, वो चेंज ऑफ आउटपुट से कुछ उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा सेल्स है, चाहे सेल्स में कितना भी चेंजेस आ जाए, वो हमारी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या था, कॉस्ट बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। जब हमारा वॉल्यूम और एक्टिविटीज में चेंज आता है, उसके साथ कौन कौन सी कॉस्ट में चेंज आता है, वेरिएबल कॉस्ट में आता है, बट फिक्स कॉस्ट में आता है नहीं आता। ओके, सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये क्या होती है, एक टाइम तक ये फिक्स रहेगी, उसके बाद ये चेंज हो जाती है। जैसे सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड सेल्समैन, भाई एक सैलरी तो उनके पास फिक्स है कि हाँ हम 10,000 रुपीज आपको सैलरी दे रहे हैं, बट आपको एक कमीशन भी देंगे अगर आपने 100 यूनिट हमारे सेल करे बाहर, उस पर हम आपको कमीशन देंगे। दिस इज आवर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बात करते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या होती है, ये कॉस्ट है जो प्रॉपरली चलेगी, बट एक सडन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इसमें चेंजेस आते हैं। इस पे भी वही चीज, बट ये फिर भी उसके बाद भी ये फिक्स रहेगी। जैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक तो फिक्स है, उसके बाद वो चेंज होगी। बट सेमी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम तक तो फिक्स है, लेकिन उसके बाद जब चेंज होगी तो उसके बाद भी वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक चेंज रहेगी। जैसे रेंट ऑफ मशीन रूम, एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी वैन्स। रेंट ऑफ मशीन रूम, रेंट 1 साल का बना एग्रीमेंट, 11 महीने का बना, किसी भी तरह का, कभी कभी बहुत बड़े लेवल पे है तो कभी कभी वो 5-6 साल का अग्रीमेंट्स भी बनते हैं, 10 इयर्स के, 11 इयर्स के, व्हाटएवर इट बी। तो क्या है, अभी तक एग्रीमेंट ऐसा बना कि अभी आपका 1 लाख रुपीज का रेंट है, उसके बाद आपका जब 6 साल हो जाएंगे, उसके बाद ये जंप हो जाएगा 1,20,000 पे। दिस इज माय सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, a cost which varies in steps, that is it jumps at a particular time or particular point. वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती है जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसके अकॉर्डिंग जो चेंज होती है, दैट इज माय वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, जो हमेशा एक तरह से फिक्स रहती है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि अगर वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ है। भाई सीधी बात है, आज अगर हमारा सेल कम हुआ, वेरिएबल कॉस्ट पे इफेक्ट हो जाएगा, और वो भी इन द सेम प्रोपोर्शन, बट मैनेजर की सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इस साल हमारा 2 महीने काम नहीं हुआ तब भी मुझे 40,000 मैनेजर को देने हैं, मतलब देने हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक पर्टिकुलर टाइम तक फिक्स, उसके बाद चेंज होगी। जैसे सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड एम्प्लॉय, सैलरी 20,000 फिक्स है, कमीशन 100 यूनिट पे हम आपको 20 रुपए पर यूनिट कमीशन देंगे। ठीक है, दैट इज माय सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट,
एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो फिक्स रहेगी, उसके बाद चेंज होगी, फिर वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ फिक्स रहेगी, उसके बाद फिर चेंज होगी। ठीक है, हमें ये वाला भी पॉइंट समझ आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का। नेक्स्ट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्या है, इसमें हम अलग अलग कॉस्ट को डिफाइन करेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है, और प्री प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। इसको हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन को इस तरीके से डिफाइन किया। अब ये कॉस्ट क्या है, इनका क्या फंक्शन है फैक्ट्री में, वो समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट, कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कॉस्ट हमारी लग रही है। इट इज अ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ द अंडरटेकिंग। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा वो भी पढ़ो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पैकेजिंग कॉस्ट एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। याद करो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या करी थी, प्रोडक्ट कॉस्ट याद करो, अभी करी थी। क्या था प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब, यही था जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट आ रही है, दैट इज आवर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और अ प्रोडक्ट कॉस्ट और आवर प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पैकेजिंग कॉस्ट एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट समझ आ गई। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन क्या, दे आर इनडायरेक्ट and covers all expenditure incurred in the formulating the policy, directing the organization and controlling the operation of a concern. अब बात करो एक फैक्ट्री की। एक फैक्ट्री को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए, किस तरह से हमारा प्रोडक्शन होगा, किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल होगा। देखो हम आप लोगों के माइंड में ये पॉइंट सही आता है कि मैम ये तो अभी हम कर ही रहे थे, रिलेट हो रहा है, अरे बच्चे लोग ये रिलेट हो रहा है, बट जब हम एक बात करते हैं एक फैक्ट्री की, वो एक पेन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, इतने बल्क नंबर में प्रोडक्शन होता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते जब तक कोई हमने एक फैक्ट्री ना देखी हो। और वहां पे एक वर्कर नहीं है कि हाँ एक मैनेजर है वो देख रहा है, अलग 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 पॉइंट के लिए वहां पे 10-12 वर्कर काम करते हैं अलग अलग पॉइंट के लिए। सो एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की मैं अगर आज को आपसे बात करूं तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट जो रिलेट करे, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन बनता है वो एक रिलेशन बनाता है, एक चीज को माइंड में रखता है कि क्या हमें पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है, किस पॉलिसी से हमारा काम चलेगा, क्या हमारे को जरूरत है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर यूटिलाइजेशन करने के लिए या कुछ नई टेक्निक्स को लाने के लिए। और वो जो भी चीजें होती है वो ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल डायरेक्टली होगा, उसके साथ कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी पॉलिसी बनानी है तो वो बिल्कुल हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनानी है कि किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम चले। पॉलिसी सुनी होगी कभी कि हाँ भाई ये फैक्ट्री की ये पॉलिसी नहीं है, दैट इज आवर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। वही एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, वही उन चीजों को फॉर्मुलेट करता है। कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अ कंसर्न, एक किस तरीके से काम चले, ये नहीं है कि लेबर कंटिन्यू छुट्टियां कर रहा है, पॉलिसी है फैक्ट्री की ओनली 4 संडे छुट्टी है और आप महीने में 2 लीव और ले सकते हो, दिस इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ अ पॉलिसी। बट जब हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को रिलेट माइंड में रखेंगे तब हमें क्या करना है, ये चीजों को निकाल देना है विच इज नॉट रिलेटेड टू R&D, रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग फंक्शन। वो अगर उनसे कोई रिलेटेड कॉस्ट आ रही है तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं हो सकती, उनके लिए हमारे पास अलग अलग कॉस्ट के डिपार्टमेंट बने। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट यही चीजों को देखता है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, ओवरऑल फैक्ट्री
whether it is related to the material, labor or our overheads or any expenses. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है ये, कि आज एक प्रोडक्ट बन गया मार्केट में, किस तरह से हम इसको लॉन्च करें, दिस इज माय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट देना, जो भी इससे रिलेटेड होगी वो मेरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। सेलिंग कॉस्ट is the cost of seeking to create and stimulate demand, advertisement or a market research। कि मैं चाहती हूँ मेरे इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़े, तो वो उसके लिए भी मैंने एक डिपार्टमेंट रखा है जो मेरी मार्केटिंग करेगा प्रोडक्ट की, दैट इज माय सेलिंग। किस अमाउंट में इसको लॉन्च करें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, distribution cost is the expenditure incurred which begins with making the package produced available for dispatch and with making the reconditioned package available for use। Distribution कैसे हम डिलीवरी करें, पैकिंग बिल्कुल जरूरी है। कभी हमारे पास रीइश्यू के लिए पॉइंट आ जाए कि हाँ वो पैकिंग खराब हो गई, वापस आया तो उसको वापस पैक करना, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक प्रॉपर वेयर हाउस खड़ा करना कि हाँ यहाँ पे हमारे प्रॉपर हमने पैकिंग कर दिया, अब हम वेयर हाउस में रख दें इसको, दिस इज माय डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई टेक्निक्स लानी है, रिसर्च करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में खड़ा रहना है तो रिसर्च करना पड़ेगा। दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज, प्रोसेस, प्रोडक्ट बाय एक्सपेरिमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग सच रिजल्ट ऑन कमर्शियल बेसिस। क्या मैं नई चीज लाऊं कि मेरा प्रोडक्ट और मार्केट में बिके, दिस इज माय रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इसके लिए भी एक प्रॉपर टीम तैयार होती है ऑर्गेनाइजेशन। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट? व्हेन अ न्यू फैक्ट्री इज स्टार्टेड, जो हमने प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के ऊपर पढ़ा था, दैट इज आवर प्री प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। जब एक नई फैक्ट्री हम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया मुझे पेन प्रोड्यूस करना है, उठ के चली जाओ फैक्ट्री, नहीं मैडम नहीं जा सकती। आप क्यों नहीं जा सकती मैम? आपने कुछ एस्टिमेट ही नहीं करा कि आपकी क्या क्या कॉस्ट लग जाएगी। आपने ना एस्टिमेट कॉस्ट करी, ना आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट करी। आपने मैम स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में तो बताया है, वही है। एक मैं इसका ट्रायल भी ही लूंगी कि हाँ भाई मैं चला सकती हूँ। नहीं ऐसा थोड़ा ना है कि आज हम कुछ नया काम करने की सोचते हैं तो सीधा घर वालों ने पूरा इन्वेस्टमेंट जाओ उतर जाओ मैदान, नहीं। वो कहते हैं छोटे लेवल पे एक बार स्टार्ट करके देखो कि आपकी क्या पोजीशन बन रही है मार्केट में। एक वो कहते हैं कि आप एक बार ट्रायल करो, एक डेमो दो मार्केट में, ठीक है। दिस इज जो सबसे रिलेटेड होती है, ये सब मेरे प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। When a new factory is started or when a new product is introduced, certain expenses are incurred. There are trial runs. Such costs are termed as pre-production cost, and we can say deferred revenue expenses. They are charged to the cost of future production. हाँ, preliminary expenses point of view ठीक है, और ठीक है, but जो हमारे pre-determined पहले से माइंड में लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉस्ट रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड के साथ हमारा कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या है? देखो, हाँ माइंड में आपके सही आता है बिल्कुल कि अगर एक अकाउंटिंग पीरियड है, या तो हम कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे या हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू। रेवेन्यू जो हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा, और जो कैपिटल है दैट इज आवर बैलेंस शीट। जी बिल्कुल ठीक बात है, और यही पॉइंट हमें पढ़ना है। अकाउंटिंग पीरियड से आप कैसे रिलेट करोगे कैपिटल एंड रेवेन्यू? कैपिटल क्या होता है? इट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू फ्यूचर पीरियड एंड इट इज क्लासिफाइड एज एन असेट। असेट है, मैं इसको एक पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम में बेच सकती हूँ, दिस इज माय असेट। एक प्रोडक्ट बना वो मेरी असेट है। एंड जब हम बात करेंगे रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू क्या करता है? हमारे को करंट पीरियड की बात करेगा, ठीक है।
Revenue expenditure benefits only the current period and is treated as expenses. Income and expenditure account, and here is a balance sheet. This is all a cost relationship with accounting period. अब हम बात करते हैं कॉस्ट बाय कंट्रोलेबिलिटी। क्या कंट्रोलेबिलिटी है कॉस्ट? ठीक है, कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, कुछ कॉस्ट होती है जो कंट्रोल हो जाती है और कुछ कॉस्ट होती है जो कंट्रोल नहीं हो सकती। वो कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? एक तो हम टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से कर सकते हैं, आउटपुट के हिसाब से कर सकते हैं। टाइम से हम कैसे कर सकते हैं, लोकेशन से हम कैसे करेंगे, आउटपुट से हम कैसे करेंगे, कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे? मैम आपने तो बता दिया, कॉस्ट कंट्रोलेबिलिटी दो पार्ट में डाल दिया, कंट्रोलेबल कॉस्ट, नॉन कंट्रोल। कंट्रोलेबल एक तो हम टाइम के थ्रू कर सकते हैं, लोकेशन के और आउटपुट के, बट हम कैसे करें? जी अब मैं बताती हूँ आपको कैसे करें। कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट जो कंट्रोल हो जाए एक मैनेजरियल एक्शंस, दैट इज जो जहां पे वो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है इन एनी डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई एक टॉप हेड मैनेजर होगा वहां पे जो उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है, दैट इज माय कंट्रोलेबल कॉस्ट। Cost which can be influenced and controlled by managerial action। एक मैनेजर के एक्शन से जो कॉस्ट को कंट्रोल हो सकती है, दैट इज माय कंट्रोलेबल कॉस्ट। फर्स्टली अगर जब हम बात करते हैं टाइम की, टाइमली कैसे? जैसे अगर आज हमारा कुछ कॉस्ट में प्रॉब्लम आ रही है और वो टाइमली रहते हुए हमें पता चल गई, तो वो हम उसको लॉन्ग रन तक नहीं खींचने दें, एक टाइम बेसिस पे वो जल्दी कंट्रोल हो जाए, शॉर्ट रन में हो जाए। लोकेशन की कौन से लोकेशन पे बात हो रही है, कि क्या वो इनिशियल स्टेज पे कॉस्ट इंकर्ड हो गई, मीडियम स्टेज पे गई है, या ऑन इन आर अ फिनिश गुड, मतलब जो फिनिश गुड बन गया तब वो आ रही है, कौन से लोकेशन पे हो रही है। उसके अलावा लोकेशन को और भी रिलेट कर सकते हैं कि भाई कौन से वाले डिपार्टमेंट के उधर हो रही है, सबके अलग अलग लोकेशन है। अब बात करें आउटपुट की, पहले आप ये दोनों को पॉइंट को समझ लो। पहले टाइम, सर्टेन कॉस्ट आर कंट्रोलेबल इन द लॉन्ग रन एंड इन द शॉर्ट रन। जिसका जैसा है कि भाई अगर कभी हम सोचे कि ये कॉस्ट शॉर्ट रन में हो सकती है, बिल्कुल उसको कंट्रोल कर लो। कुछ सोचते हैं कि नहीं ये आगे जाके ही ठीक होगी, लॉन्ग रन पे छोड़ दो। Location, certain costs are not influenced and decided at a particular location or a cost center। जहां से कॉस्ट जनरेट हो रही है, कौन सा सेंटर है, वहां की बात कर लो, या एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर लो, जहां पे इश्यू इकट्ठा हो रहा है वहां से कंट्रोल कर लो। आउटपुट क्या है? Certain costs are controllable by reference to one product or market segment and not by reference to the others। Output means एक पेन प्रोड्यूस हो गया, उसके साथ मुझे क्या इश्यूज आ गए, कहाँ पे कॉस्ट फालतू लग गई, वहां पे मैं उस पर्टिकुलर पेन के साथ उसको कंट्रोल कर लूंगी कि वो जो अभी यहाँ पे कॉस्ट एक्स्ट्रा लग गई वो मेरे नेक्स्ट प्रोडक्शन लॉट में नहीं जाए। दिस इज माय आउटपुट। आउटपुट जो मेरा निकला उसके अंदर कौन सी ऐसी कॉस्ट आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, तो मैं उसको नेक्स्ट लॉट में नहीं आने दूंगी। नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, these are the costs which cannot be influenced and controlled by a specific member of the organization। जो एक पर्टिकुलर मेंबर के थ्रू नहीं हो सकती, उसके लिए फिर मीटिंग्स होती है, वो आगे आगे टॉप लेवल पे जाए, जो कंट्रोलेबल नहीं है। कॉस्ट फॉर एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग पर्पस। अब हम बात करेंगे उन कॉस्ट की जो हमारे डिसीजन पे रिलेट्स होती है, मतलब उनकी जरूरत हमें डिसीजन लेने में पड़ती है। यहाँ पे हमारे पास है कुछ कॉस्ट, एक होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सम कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, यूनिफॉर्म कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इस तरीके से ये हमारे पास
10 कॉस्ट है, 10 कॉस्ट है ये हमारे पास। अब ये कॉस्ट क्या है, क्यों जरूरी है ये डिसीजन मेकिंग में, समझते हैं इसको। एक एक कॉस्ट लेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, this cost means the value of benefit sacrificed in favor of an alternative course of action. Value of benefit sacrificed in favor of an alternative course of action. इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपको। हाउस, मेरे पास एक हाउस है, क्या मुझे उसको बिजनेस में फॉर्म कर देना चाहिए या मुझे उसको लेटिंग आउट कर देना चाहिए, रेंट पे बेच दूं या बिजनेस चलाऊं। ये डिसीजन लेना कि किसमें मेरे को प्रॉफिट आएगा दोनों में से, दिस इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें मेरे पास ऑल्टरनेटिव चॉइस होती है कि एक पेन है, अगर हम बात करते हैं पेन की, क्या मुझे उस पेन को होलसेल में निकालना चाहिए या रिटेल में, किसमें मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उस चीज को कंपेयर करना मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सम कॉस्ट, सम कॉस्ट क्या है, they are those costs which have been incurred in past and irrelevant in decision making in future। जो कॉस्ट हमारी इंकर्ड हो गई पहले ही और जिसका हमारे डिसीजन में कोई रिलेट नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं, दैट इज माय सम कॉस्ट, दैट इज माय वेस्टेज कॉस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड कॉस्ट की, दैट इज अ डिफरेंशियल कॉस्ट। द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट between two alternatives। For example, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने पेन बनाया, ठीक है, अब आप इसमें मेरे को एक टोटल कॉस्ट आ रही है, लेट अस सपोज ₹50। ठीक है, अब मैंने सेकेंड बार एक और लॉट बनाया, दैट उसमें मेरी आ गई कॉस्ट 60। जो ये मेरा डिफरेंस आया ₹10 का, इसको समझने के लिए मेरी है डिफरेंशियल कॉस्ट। एक पर्टिकुलर आइटम में दो अल्टरनेटिव कॉस्ट कैसे आ गई, दिस इज माय डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन, producing and distributing a few more or few less of products। A change in the method of production, भाई मेरा यहाँ पे मेथड चेंज हो गया, ₹10 वैसे बढ़ गए। एडिशन और डिलीशन ऑफ अ प्रोडक्ट, कुछ मैंने रॉ मटेरियल वगैरह के अंदर एडिशन डिलीशन कर दिया। द सिलेक्शन ऑफ अ एडिशनल सेल्स चैनल, कोई मैंने सेल्स चैनल को एडिशनल दिया। सपोज करो अभी तक जब मेरा 1 साल जो प्रोडक्शन हुआ, मैंने टीवी में एड वगैरह नहीं दी, जैसे मैंने नेक्स्ट ईयर टीवी में एड दे दी, प्रोडक्शन मतलब मेरे टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा। दिस इज माय डिफरेंशियल कॉस्ट, ये भी हम एनालाइज करते हैं। जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट क्या है, जो कॉस्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ जुड़ी है। अरे मैम ये तो हमें पता है, जॉइंट कॉस्ट का मतलब ये हो गया जुड़ी हुई, नहीं, इसका सेंस अलग होगा। कैसे होगा कि उसका प्रोसेस, काम जो उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का है, वो दूसरे रॉ मटेरियल को भी उसके साथ इंक्लूड करना है, दैट इज माय जॉइंट कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब समझो, the processing of a single raw material result in two or more different products simultaneously। अब हम बात करते हैं अमूल। अमूल का नाम सुना है? एग्जाम्पल अमूल, अमूल की फैक्ट्री है, ओके, वहां पे मिल्क आ रहा है उनके पास।
वो क्या कर रहे हैं, मिल्क से नॉर्मल मिल्क भी बना रहे हैं और मिल्क के साथ दही बना रहे हैं और बटर मिल्क भी बना रहे हैं और मैम बटर भी बना रहे हैं और चीज भी बना रहे हैं और मैम आजकल तो पनीर भी आ गया मार्केट में। एक दूध मिल्क से कितने प्रोडक्ट बन गए, एक सिंगल रॉ मटेरियल रिजल्ट इन 2 or more different product simultaneously. Joint costs are the cost incurred up to the point of separation. जब तक वो सेपरेट नहीं होगी कॉस्ट, तब तक मेरी कॉस्ट जुड़ी रहेगी दूसरे के साथ। One product may be of major importance and other of minor importance. मिल्क मेजर इंपॉर्टेंस है, पनीर माइनर इंपॉर्टेंस है। कॉमन कॉस्ट क्या होती है? कॉमन कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड मोर देन वन प्रोडक्ट। अरे मैम अभी तो पढ़ा था कॉमन कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट तो होती है। हाँ तो मैंने कहा मना करा, वही तो कॉस्ट है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था काफी कॉस्ट इंटर रिलेटेड है तो है। Imputed cost. Some costs are not incurred and are useful while taking decision pertaining to a particular situation. Some costs are not incurred, जो cost incurred नहीं होती but useful होती है। क्यों? पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए। This is my imputed cost. These costs are also known as notional cost and they do not enter into traditional of accounting system. For example, notional rent and salaries of owners of partnership. पार्टनरशिप की सैलरीज वगैरह है जो पार्टनर्स को डिवाइड हो रही है, ठीक है, वो मेरे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जरूरी नहीं है। नोशनल रेंट जो एक मैं अपनी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे रेंट कम ज्यादा करवा रखा है, दैट इज वो मेरी कुछ इतनी इंक्लूड नहीं होती बट डिसीजन के लिए जरूरी। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट। यूनिफॉर्म कॉस्ट क्या होती है? दे आर नॉट डिस्टिंक्ट कॉस्ट एज सच, मतलब ये इतनी ज्यादा मतलब डिवाइड नहीं है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिग्निफाइज कॉमन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय नंबर ऑफ फर्म्स। कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं और सारी फर्म्स इसको यूज करती हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसके ऊपर हमारा एक फुल फ्लैश चैप्टर है। एग्रीगेट वेरिएबल कॉस्ट क्या, इसके अंदर हम एनालिसिस करना सीखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का जब हम एनालिसिस करेंगे और ये हमारे डिसीजन मेकिंग में क्यों जरूरी है, इसके लिए हम पूरा एक चैप्टर है इतने, उसके अंदर हम फॉर्मूलेस बनाना सीखेंगे, क्यों एक फैक्ट्री को उसकी जरूरत है वो सब समझेंगे। और यहाँ इसके अंदर हम 2 पॉइंट्स को ज्यादा डेप्थली पढ़ेंगे, कौन कौन से, एक तो फिक्स्ड को और एक वेरिएबल को। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्या कॉस्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। This is the cost of replacing an assets at current market value. Current market value के साथ हमने asset को replace करी। For example, when the cost of replacing an asset is considered, it means the cost of purchasing the asset at the current as is not important and not the cost at which it was purchased. हम तो उसको replace कर रहे हैं, asset को बात करते हैं। हम ये मैटर माइंड में नहीं लाएंगे कि हमने इसको परचेज कितने पे किया था और करंट मार्केट प्राइस को रिलेट करके उसको हम बेचें। जो आज के टाइम पे मुझे मार्केट में प्राइस मिल रहा है, एक मशीनरी है मैंने परचेज करी, उसका मुझे करंट में क्या प्राइस मिल रहा है उसको मैं सोचूंगी, ये नहीं सोचूंगी परचेज कितने पे किया, वो मुझे रिप्लेस करनी, मैं रिप्लेस करूँ। ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ये एक हमारा कैश एक्सपेंडिचर का पॉइंट रहता है कि कितना हमें उसको यूज करना है। इट इन्वॉल्व्स पेमेंट टू आउटसाइडर, कि जो अदर एक्सपेंसेस के अंदर हमें कैसे उसको यूटिलाइज करना है,
Example, give rise to cash expenditure as opposed to such costs as depreciation which do not involve any cash expenditure. Such costs are relevant for price fixation at the time of recession. जब हमारी फैक्ट्री में रिसेशन का टाइम आ जाता है तब हमारे लिए ये कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। छोटे छोटे एक्सपेंसेस हम उनको खत्म करते हैं या कुछ आउटसाइडर से हमारे को जरूरत होता है, कभी कभी बाय चांस कहीं की हमें सफाई करानी है या कुछ और इशू आ गया फैक्ट्री में, उस टाइम पे हमारे जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस लगते हैं, कैश एक्सपेंडिचर जो इसके लिए हम बनाते हैं, वो हमारी ये कॉस्ट है। बट जब हमारा फैक्ट्री के अंदर रिसेशन का टाइम आता है तब हम इन कैश एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा कम करते हैं और उस टाइम पे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब छोटे छोटे खर्चे आते हैं उनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अदर कॉस्ट क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट, अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, टोटल कॉस्ट एंड वैल्यू एडेड। बेसिकली ट्रेसेबल कॉस्ट है, सॉरी कन्वर्जन कॉस्ट, कैसे कॉस्ट हमारी कन्वर्ट हो सकती है। अब इसके ऊपर जो ये हमारी अदर कॉस्ट है, डेफिनेशंस हैं, रीड आउट कर लेते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्टिंग अ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल परचेज करने में 5 रुपए लगा है, फिनिश प्रोडक्ट बन गया 10 रुपए लग गए। दिस इज माय conversion cost. It is used to denote the sum of direct labor overhead cost in the production of product. Normal cost, normally जो incurred होती है एक level बताने। This is a cost which is normally incurred at a given level of output in the condition in which that level of output is achieved. Daily production, डेली प्रोडक्शन कितने का चाहिए हमें? 200 यूनिट्स, ये अचीव हो गया। इस पे जो हमारी कॉस्ट लगी वो मेरी नॉर्मल कॉस्ट, या इसको अचीव करने में मैंने जो कॉस्ट को इंकर्ड किया दैट इज माय नॉर्मल कॉस्ट। ट्रेसेबल बहुत इजी है, जो हमारी इजीली एसोसिएट हो जाए एक प्रोडक्ट के साथ। हमने इसको प्रॉपर्ली पढ़ा है ट्रेसेबिलिटी के ऊपर। अवॉइडेबल कॉस्ट, जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन में जिस कॉस्ट को हम अवॉइड कर सके, दैट इज माय अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच अंडर द प्रेजेंट कंडीशन नीड नॉट हैव बीन इंकर्ड, जैसे स्पॉइलेज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लिमिट, अनफेवरेबल कॉस्ट वेरिएंस, इनको मैं अवॉइड कर सकती हूँ। अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है? जो हम प्रेजेंट कंडीशन में अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमें बेयर करनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट, सम ऑफ ऑल द एसोसिएटेड कॉस्ट इज माय टोटल कॉस्ट, whether it means a total labor, total material, total labor and a total overheads. Value added, strictly it is not a cost. Value added एक तरह की कॉस्ट नहीं है, बट जहां पे सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल used in the product, this is my value added. ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा? 2 चीजें, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स करी, फिर 4th की हमने 4 पॉइंट करे। फटाफट से रिव्यू करो। कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। अब सेकंड पॉइंट हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर हमने इतनी सारी कॉस्ट पढ़ी, कुछ रिलेटेड थी, कुछ इनरिलेटेड थी, कुछ रेलिवेंट थी, कुछ इररेलेवेंट थी, कुछ कंट्रोलेबल थी, कुछ अनकंट्रोलेबल थी, मतलब इस तरह से हमने सारी कॉस्ट करी। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, तो आज के लिए पहले इसको आप प्रॉपर्ली रिव्यू करो ताकि मेथड ऑफ कॉस्टिंग तक आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है,
Okay, thank you. Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.